Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of nature class 5 या ये कहिएगा कक्षा 5 के हमारा परिवेश की वर्कबुक जिसका चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं 13 जिसका नाम है जल है तो कल है, अर्थात जल ही जीवन है ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जल के विभिन्न स्रोत, कहाँ से जल मिलता है, क्या क्या हम उसका करते हैं, कहाँ से हमें स्वच्छ जल मिलता है, कहाँ से हमें ऐसा जल मिलता है जो हमारे किसी काम का नहीं है, और कितना पानी हमें यूज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, बचत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। और जो इससे पहले हमने 12 चैप्टर इसके पढ़ा दिए उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई चैप्टर अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वहाँ से जा कर के उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैप्टर को देखने के बाद आपको ये कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने गर्मी के दिनों में पानी पीने की व्यवस्था कहाँ कहाँ देखी है। देखो होता क्या, जब गर्मी होती है तभी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, जाड़ों में तो हम लोग इतनी प्यास नहीं लगती है और प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। तो वो पूछ रहे कहाँ कहाँ आपने देखी है। तो अक्सर क्या होता है, रेलवे स्टेशनों पे आप जाइएगा तो वहाँ लोग पानी पिलाते आपको मिल जाएंगे। 2-5 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, उतनी देर में आप खिड़की से पानी ले सकते हैं अपनी बोतल में या किसी चीज़ में भी। तो वहाँ प्याऊ लोग लगाए होते हैं, बस स्टैंडों पे लगाए होते हैं, और जो आम रास्ते होते हैं जिनसे लोग ज़्यादा आते जाते वहाँ पर भी कुछ जो समाज सेवी लोग होते हैं वो पानी पीने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो इसमें हमने वही लिखा है कि गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थानों पर पानी पीने की व्यवस्था की जाती है, जैसे आम रास्ता है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है आदि। इतना ही आप इसमें लिख सकते हैं, इन्हीं जगहों पर पानी पीने की व्यवस्थाएँ की जाती हैं। और सेकेंड है, सार्वजनिक जगहों पर पहले के समय में पेयजल व्यवस्था और आधुनिक समय में पेयजल व्यवस्था में अंतर क्या है। ये कह रहे एक समय पहला था, यानी पुराने ज़माने में जो सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी जगह, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ऐसी जगह पहले के समय पानी पीने की व्यवस्था कैसी थी, अब कैसी है। केवल फ़र्क क्या पड़ गया है, देखिएगा पहले के समय में बड़ी बड़ी घड़ों में पानी भर के रखा जाता था। तो घड़ों में क्या होता तो हो सकता है कुछ धूल मिट्टी पड़ जाए, कूड़ी पड़ जाए, कोई कीड़ा भी पड़ सकता था, हालांकि ढक के रखा जाता था। लेकिन अब वो व्यवस्था ख़त्म कर दी गई। अब आपको वाटर कूलर रखे मिलेंगे जिन्हें फ्रिज कहते हैं, उनमें ठंडा पानी आपको बिल्कुल चिल्ड मिलेगा पीने के लिए, आप पी लीजिएगा उनमें। तो अब ये व्यवस्था हमारी बदल दी गई है। पहले हमारा घड़ों में पानी भर के रखा जाता था, अब उस व्यवस्था की जगह जो आ गई है वो हमारे फ्रिज आ गए हैं, रेफ्रिजरेटर बड़े बड़े रखे हुए हैं, वो पानी आपको ठंडा करके देंगे पीने के लिए। पीने के पानी का उपयोग, पीने के पानी का उपयोग हम मीठा पानी भी कह सकते हैं, वही पीने वाला पानी होता है। ये कह रहे पीने का पानी का उपयोग जो है हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिएगा नहाने में, नहाने धोने, कपड़े धोने, अपने जानवरों को पिलाने और घर में खाना बनाने के काम में हम इस पीने के पानी का उपयोग करते हैं। मतलब साफ़ सफाई भी, वाहनों की सफाई भी पीने के पानी से ही करते हैं। कहाँ से लेके आएंगे आप, गंदे पानी से कोई वाहन थोड़ी धोगा, सब पीने के पानी ही हर जगह को यूज़ किया जाता है। नीचे कुछ जगहों की सूची दी गई है जहाँ पानी का उपयोग किया जाता है, उनके अलावा और कहाँ कहाँ पानी का उपयोग किया जाता है आपको। जैसे खेती में पानी का उपयोग किया जाता है, कारखानों में भी पानी का उपयोग किया जाता है, अस्पतालों में भी किया जाता है, मैदानों में भी किया जाता है। अब इन सब के अलावा घरेलू कामों में तो पानी का प्रयोग किया जाता है भाई। और अब कौन सी जगह रहेगी घरेलू, से मतलब क्या हो गया कि आपके जानवरों के लिए, आपके वाहन धुलाई के लिए और आपके घर की साफ़ सफाई के लिए, सब घरेलू काम में आ गया। तो इसमें इतना लिखा जा सकता है। और इसी में 5th क्वेश्चन है, पानी जानवरों के लिए कैसे उपयोगी। भैया पानी पीने के लिए सबको चाहिए, नहाने के लिए सबको चाहिए। पेड़ पौधे भी जो रोड के किनारे होते वो भी बहुत गंदे हो जाते, तो बारिश जब होती तब बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर के चमकने लगते हैं और फ्रेशनेस महसूस वो भी करते होंगे। तो जानवरों के लिए पानी पीने, नहाने व उनके लिए चारा उगाने के आदि के काम में आता ही नहीं आता है। तो जितनी ज़रूरत हम लोगों को है उतनी ही ज़रूरत जानवरों को भी पानी की है। और नेक्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में पाए जाने वाली समानताएं और अंतर बताइएगा। एक तो हमसे पूछा जा रहा कुआं, कि कुएं के पानी में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। और नलकूप से मतलब होता है जहाँ नल लगाओ, हैंडपम्प लगाओ, ट्यूबवेल लगाओ, समर लगाओ, ये सब नलकूप कह सकते हैं आप, यानी अंडरग्राउंड वाटर। अब कुएं का भी पानी अंडरग्राउंड वाटर ही होता, लेकिन वो खुला हुआ होता, वो ओपन होता है ऊपर से। तो यही फ़र्क हो जाता है
होता दोनों अंडरग्राउंड वाटर ही। अब कुएं में क्या होता, बारिश का पानी भी चला जाता है, बह के भी उसमें आ सकता है, ऊपर से बरस रहा वो भी आ सकता है, तो अंतर हो गया, पानी में नहीं हो गया। अब देखो समानता हम क्या लिखेंगे कि चाहे वो कुएं का पानी हो या आपके नलकूप का पानी हो, दोनों स्थानों से पानी ही प्राप्त किया जाता है। दो जल स्रोत है, दोनों जगह से पानी प्राप्त होता, तो ये तो होगी समानता। अब अंतर क्या हो गया दोनों जगहों में? अंतर ये कि कुएं का पानी देखिए नलकूप जितना स्वच्छ नहीं होता, क्योंकि नलकूप का पानी अंडरग्राउंड वाटर होता है तो वो 100% स्वच्छ होता है, लेकिन जो कुएं का पानी है वो 100% स्वच्छ नहीं होता, क्योंकि वो खुला ओपन सोर्स का पानी है, तो उसमें मतलब वो दूषित हो सकता है। उसमें कोई चीज़ गिर भी जाके गिर के सड़ भी जाएगी, धूल मिट्टी आ जाएगी, बारिश का पानी बह के भी आ जाएगा, तो वह पानी फिर उतना अच्छा नहीं रहेगा। और आगे हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित सतही जल और भूजल स्रोतों में वर्गीकरण। भूजल का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर, जो हम अपने हैंड पंप से निकालते, ट्यूबवेल से निकालते, समरसेबल से निकालते हैं, वो भूजल होता है, यानी ज़मीन के अंदर से निकल गया। तो सतही जल का मतलब होता है जो जल ज़मीन के ऊपर बह रहा है। अब जैसे क्या झीलें हैं, ये सतही जल है। ग्लेशियर क्या होते, बर्फ़ है, वो भी पिघल के सतही जल ही तो बन पाता है। कुएं का भी ये भी सतही जल होता है, अंडरग्राउंड तो होता है, लेकिन आप क्या करेंगे, जब हमें दिखाई दे रहा है पानी भरा हुआ तो वो सतह जल ही माना जाएगा। नदी का पानी सतह का जल ही होगा, झरने का पानी सतह के जल का होगा, और जलाशय यानी तालाबों का पानी सतही जल है, समुद्र का पानी भी सतही जल है, और बांधों का भी पानी सतही जल है, और नहरों का पानी भी सतही जल है। तो भूजल में हमने देखो नलकूप लिखा है और कुएं की लिखा है, लेकिन कुएं के लिए असमंजस है, हम चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो होता कि अंडरग्राउंड पानी ही होता है, तो हमने उसमें लिख दिया है, लेकिन ओपन होता है, इतना फ़र्क है, तो इसके लिए संशय है। और सतही जल में हमने झीलें, ग्लेशियर, नदी, झरने, जलाशय, समुद्र, बांध और नहरें, ये सब इसमें लिखी हैं। ठीक, सतही जल से मतलब ओपन जहाँ दिखाई दे रहा है, तालाब है भैया, ये नदी है, ये समुद्र है, ये झरना है, ये ग्लेशियर है, मतलब इस प्रकार से, तो वो सतही जल बोला जाता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत क्या है। देखिए प्राकृतिक जल स्रोत का मतलब होता है जैसे नदी, तालाब, झरना, ये सब प्राकृतिक होते हैं। तालाब तो प्राकृतिक नहीं होता, नदी, झरना, झील और समुद्र ये नेचुरली हैं पानी के सोर्स। और कृत्रिम क्या है, जैसे कुआं भी हम स्वयं बनाते हैं, नहर भी बनाते हैं, तालाब भी बनाते हैं, नलकूप, ये सब हमारे आर्टिफिशियल जो वाटर सोर्स हैं वो आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आते हैं। भूजल क्या है, वाट इज़ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो जो जल हम कुआं या नलकूपों द्वारा प्राप्त करते हैं वही भूजल होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। जो हम नल से खींच रहे हैं, समरसेबल से खींच रहे हैं, ट्यूबवेल से खींच रहे हैं, या जो कुएं में भी पानी आ रहा है वो भी अंडरग्राउंड वाटर ही होता है। भूमि से बाहर जल को हम किससे निकालते हैं भैया? भूमि जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो कह रहे अंडरग्राउंड वाटर को हम बाहर निकालते किससे? कुएं से खींच के निकाल लेते हैं, हैंडपम्प से निकाल लेते हैं, मोटर से निकाल लेते हैं, इन सभी से। यानी आप दा पर टिक कर सकते हैं, ये सभी ऐसे कुएं से, हैंडपम्प से और मोटर से जो पानी निकालते हैं हमने। मोटर से आप ये कह सकते हैं कि समरसेबल, सबके घरों में ज़्यादातर आजकल समर में भी लग गई हैं, तो ये जो पानी निकालने का तरीका है वो अंडरग्राउंड वाटर निकालने का तरीका है। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा का जल जमीन के अंदर अधिक पानी जाने की संभावना है, और उस पर आपको टिक करना है, निशान लगाना है, और अपने उत्तर के लिए पीछे के कार्ड को भी लिखना। अब देखिएगा यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। ये क्या करती हैं, जब बनती हैं तो इनके नीचे ज़मीन में जो भी पानी था वो सब बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनाने में ये सब पानी को खींच लेते हैं। तो जब बनने के तैयार हो जाती, जो लोग यहाँ रहते हैं जाकर के, उनके लिए वाटर की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या है, एक ऐसी जगह दिखा सकती है, जंगल टाइप है, और यहाँ पर भी देखिएगा ये चारों तरफ घास है, खुला स्पेस है, लेकिन यहाँ रोड निकली हुई है। और यहाँ पर देखिएगा एक रोड पतली, और इस रोड की अपेक्षा ये रोड बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है। तो यहाँ कहा क्या, जब वर्षा का जल जो है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, भवनों वाले क्षेत्र में सबसे कम जाएगा, वन वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जाएगा, ढालदार क्षेत्र में भी सबसे कम जाएगा, क्योंकि वो पानी ढरक के आपका नदी नालों में चला जाएगा, और पक्की सड़कें जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ भी अंडरग्राउंड, यानी पानी ज़मीन के अंदर सोख के नहीं जा पाएगा। तो इन चारों स्थानों पर जब एक साथ बारिश हो रही होगी तो सबसे अधिक जो पानी ज़मीन के अंदर जाएगा वो वन वाले क्षेत्र से होकर के जाएगा, क्योंकि पानी जब ज़मीन के अंदर जाने के लिए उसको कच्ची ज़मीन चाहिए, और ऐसी ज़मीन चाहिए जहाँ पानी रुक जाए थोड़ी देर के लिए, तो वही तो पानी धीरे धीरे सोख करके ज़मीन अपने अंदर ले जाती। अब ये ढालू जगह पानी बरसेगा तो ढरक के चला जाएगा नदी नाले में, पक्की ज़मीन के अंदर पानी जा नहीं सकता है। मकान ज़्यादा बने हुए, वहाँ भी सब गलियाँ और सब पक्के होते हैं, वहाँ भी पानी अंदर जाने की संभावना नहीं रहती, तो केवल एक ही बचा हुआ है। तो
तो इसमें वही हमने लिखा भी है कि वन क्षेत्र वाली ज़मीन समतल होती है और कच्ची होती है, जिसकी वजह से सबसे अधिक पानी इसी क्षेत्र से ज़मीन के अंदर जाएगा। सबसे अधिक यहीं जाएगा, ऐसा नहीं यहाँ ना आ जाए, कहीं ना कहीं खुले स्पेस मिल भी जाते वहाँ से जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो वन क्षेत्र की है। भूजल में गिरावट के कुछ कारण लिखिएगा। देखिए, जनसंख्या वृद्धि, मतलब हम बारिश कम होती है और जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी खींचा ज़मीन से ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि कारण भी पानी का दोहन अधिक हो रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने में अधिक ज़मीन पक्की हो जाती है, जिससे वजह से भूजल स्तर में गिरावट, मतलब होता कि ज़मीन पक्की हो रही, बारिश हुई तो बारिश का पानी ज़्यादा ज़मीन में जा नहीं पाता वापस। तो यही वजह हैं जिनकी वजह से जो है हमारा जो है वाटर लेवल आज मतलब दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। और भी कारण हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। वर्षा कम होने पर सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है, आपको अब की बार ये लिखना है कि अगर वर्षा कम हो जाए तो फिर पानी कहाँ से लाएंगे अपने खेतों के लिए। तो सिंचाई अधिकतर क्या होती है, तालाबों से हम करते हैं, नदियों से करते हैं, नहरों से करते हैं। ठीक, पानी की कमी हो जाए तब वर्षा का मतलब आदि के पानी से की जाती है। सीधी कह रहे, सिंचाई अधिकतर तालाब, नदी, नहरों, नदियों आदि के पानी से की जाती है। ठीक, जब वर्षा कम होती है तब भूजल का प्रयोग सिंचाई के काम में लाया जाता है। और जब बारिश कम हो जाएगी तो भैया नदी का पानी कम हो जाएगा, नहर का पानी कम हो जाएगा, तालाब का पानी भी कम हो जाएगा, तो फिर हमें अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंचाई करने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है? कोई डीजल पंप से भी हम सिंचाई कर सकते हैं, पाइप से सिंचाई कर सकते हैं, फावड़ा, खुरपी, ये सब चीज़ें जब लेके आप खेत में पहुँचेंगे तब जाके आपके खेत की सिंचाई हो पाएगी। क्या चावल और बाजरा की फसलों को समान मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़? नहीं, चावल की खेती, जो धान की खेती है, उसे अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है और बाजरा की खेती को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। धान की खेती में पानी भरा रहना चाहिए और ना भर पाए तो नमी तो रहनी चाहिए, ज़मीन चिपचिपी रहनी चाहिए, तब धान की फसल अच्छी हो पाती है। और बाजरा में क्या होता है, मुश्किल से 1-2 बारिश हो जाए पानी मतलब बाजरा हो जाता है। ऐसी 3 फसलों के नाम लिखिए जिनके अधिक पानी और कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने देखो ज़्यादा लिखा हुआ है, अधिक पानी वाली फसल देखो धान है, गन्ना है, मक्का है। मक्का में भी बहुत पानी लगता है, जो गर्मी की सीजन में मक्का की जाती है 10-10 पानी लगती है उनमें। ठीक, बाजरा भी है, इसको भी पानी चाहिए होता है और फसलों की अपेक्षा। केला की खेती के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। सरसों है, तिल है, चना है, मटर है, गेहूँ है, जौ है आदि, इनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पानी की बर्बादी को दर्शाता, उस पर आपको गलत का चिन्ह लगाना। देखो, ये पौधों में पानी बर्तन से लगा रहे हैं तो ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं होगा, तो ये सही तरीका है। अब ये क्या है, पानी को किसी पाइप से फैला रहे तो यहाँ पर ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और ये यहाँ पर पानी बर्बाद हो रहा, पानी भर कर हमने पाइप छोड़ दी और किसी के ऊपर पानी भर भर के मार रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये देखिएगा, मंजन ब्रुश कर रहे हैं, यहाँ भी हम कोई ज़्यादा पानी की बर्बादी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर इनका पंप बंद है, ब्रुश कर रहे हैं। ये खुले में नहा रहे, ये भी पानी बर्बादी कर रहे हैं। और ये यहाँ पर इनका देखिएगा, ये नल खुला हुआ है तो ये भी पानी की बर्बादी। एक ये है, एक ये है, और ये किसी बर्तन से ना करके डायरेक्ट पैप चला रहे हैं, तो एक तरीके से यहाँ भी पानी की बर्बादी होती तो खैर नहीं दिख रही है। और एक ये है, ठीक है। तो इसमें आप देख लेंगे एक आध और भी हो, मेरी समझ से ये जो दिखाई हमने 3 टिक की है, ये ज़्यादा पानी की बर्बादी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हम पानी कहाँ कहाँ बर्बाद करते हैं, किस किस जगह हम पानी को बर्बाद करते हैं। देखो, नहाने, कपड़े धोने, खुले जल प्रवाह विधि से सिंचाई करने, इन आदि स्थानों पर वाहन धोने, इनमें हम ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी से नहाते तो सभी हैं, आप लिमिट भर पानी से नहाइएगा तो वो बर्बादी नहीं की है। लेकिन क्या है कि समर चला ली, नहा रही, हम समर चल रही, 10 मिनट तक नहाया, 15 मिनट तक नहाया, तब तक लगातार समर चल रही, तो उतनी देर में समर बहुत पानी को निकाल के बाहर कर देती, तो वो हो जाता है हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं। कपड़े सभी धोते हैं, लेकिन आप हिसाब से पानी लेके कपड़े धोइए तो वो बर्बादी नहीं कहा जाती। और एक मतलब ओपन एरीगेशन सिस्टम होता है, मतलब खुला जल प्रवाह। एक तो होता है आपका
स्प्रिंकलर सिस्टम, एक होता है ड्रिप एरीगेशन सिस्टम, पाइप से पानी जाता है पौधों पर बूंद बूंद करके टपकता रहता है, और एक फव्वारा विधि होता है। ये सब विधियाँ वो हैं जो जल को बचाती हैं। और एक होता है ओपन एरीगेशन सिस्टम, जो खुली नालियों में पानी चलता है और खूब भर भर के अपने खेत में पानी देते हैं। तो यहाँ भी पानी की बहुत अधिक बर्बादी होती है। कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर निम्नलिखित लिखिए कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या हमें करना चाहिए। जैसे अपनी ज़रूरत वाले कार्यों में हम ज़रूरत भर पानी का प्रयोग करें तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। जल संचय करना क्यों आवश्यक है, कि हमको पानी को स्टोर क्यों करना चाहिए। देखो, भूजल को बचाने के लिए हमें जल संचय करना ही पड़े। अंडरग्राउंड वाटर एक ऐसा जिसकी हमें मतलब बचा के रखना है, बचाना है। तो जब उसको बचाना चाहते हो तो पानी का स्टोर आपको करना ही पड़ेगा। जल संचय करने के क्या लाभ हैं, देखिएगा। भूजल का स्तर बना रहता है, बिल्कुल सही है। शुद्ध जल प्राप्त होता है, ये भी सही है। मृदा अपरदन कम होता है, ये भी सही है। सूखे की स्थिति में मदद करता है, भाई तो हमारे पास स्टोर होगा पानी तो सूखे की मदद में उसका काम में ले लेंगे। ठीक, तो कुल मिला के ये 1 2 3 4 सभी सत्य हैं। दा पे टिक कर दीजिएगा। जल को कैसे संचित किया जा सकता है। देखो, तालाब बना करके जल को स्टोर किया जा सकता है। बांधों और चेक डैमों का निर्माण करके भी जल को संचित कर सकते हैं। भूमिगत कुएं बना कर भी वाटर स्टोर कर सकते हैं हम, और वर्षा जल का संचय करके भी कर सकते थे। यहाँ भी हमें सभी सत्य ही करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 2 चित्र दिए गए, केवल ये पूछा जा रहा है बताइए ये क्या दर्शाते हैं, ये क्या शो हो रहा है वो देखिएगा। अब देखिएगा क्या है, बारिश के पानी को एक चित्र में तो स्टोर किया जा रहा है जो कुछ कामों में आ जाएगा, जैसे पौधे लगाने काम में आ जाएगा, घर की साफ़ सफाई काम में आ जाएगा, और आपके वाहन धोने के काम में इस पानी को ला सकते हैं। तो यहाँ पर पानी सेव कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ बारिश के पानी को पाइप की मदद से इन्होंने एक ये पिट बना रखी है ज़मीन के अंदर, उसमें पानी जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा इनका। तो बारिश को पानी को उन्होंने यूज नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहे, ज़मीन के अंदर भेजने का इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि जो छतों पे पानी इकट्ठा होगा पाइप की मदद से सीधा हमारे पास की ज़मीन के अंदर चला जाएगा, जो हमारी जो समरसेबल लगी होगी उसके काम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल इस पानी की वजह से बढ़ेगा। और ये वाटर अंडरग्राउंड वाटर को बचा रहे, क्योंकि जहाँ पानी जैसे पौधों को देना हो, वाहन धोने हो, घर की साफ़ सफाई करनी हो, तो इस बचे हुए पानी से कर लेंगे। तो अंडरग्राउंड वाटर को उन्होंने भी बचाया और ये अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ा रहे हैं। तो दोनों ही लगभग फ़ायदेमंद काम हैं। तो यहाँ पर दोनों के बारे में ये लिखना पड़ेगा कि पहले चित्र में बारिश का पानी पाइप द्वारा ज़मीन में ले जाया जा रहा है, जिससे भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। दूसरे चित्र में बारिश का पानी संचय किया जा रहा है, जिससे साफ सफाई और पौधों के लिए उस पानी को काम में लाया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाते थे। तो प्राचीन काल में क्या जल संचरण के लिए बड़े बड़े तालाब बनाए जाते थे, बड़े बड़े तालाब बनाए जाते थे, कुएं बनाए जाते थे, उनमें पानी स्टोर किया जाता था और उसी पानी से प्रयोग किया, और वो पानी ज़मीन में भी जाता रहता था, तो भूजल स्तर भी नहीं गिरता था। तो ये चैप्टर भी हमने आपको कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।